टेंस के बारे में बताने जा रहे हैं। आज का टॉपिक है टेंस। टेंस मुख्यतः 3 प्रकार के होते हैं। पहला है प्रेजेंट टेंस, जिसे हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। हिंदी में वर्तमान काल कहते हैं। दूसरा है पास्ट टेंस, जिसे हिंदी में भूतकाल कहते हैं। भूतकाल काल कहते हैं। तीसरा है फ्यूचर टेंस, जिसे हिंदी में भविष्य काल कहते हैं। सबसे पहले हम प्रेजेंट टेंस के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। प्रेजेंट टेंस की डिफिनेशन वर्तमान समय में किसी कार्य का करना या होना पाया जाता है। आज काइंड्स ऑफ प्रेजेंट टेंस के बारे में हम चर्चा करेंगे। पहला है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, दूसरा है प्रेजेंट कंटीन्यूअस टेंस, तीसरा है प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, चौथा है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। तो सबसे पहले आज हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में अध्ययन करेंगे। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में अफर्मेटिव सेंटेंस और पॉजिटिव सेंटेंस, अफर्मेटिव सेंटेंस को पॉजिटिव सेंटेंस भी कहते हैं। नियम है रूल नंबर 1, सब्जेक्ट आई वी यू दे तथा बहुवचन संज्ञा के साथ मुख्य क्रिया की पहली अवस्था का ही प्रयोग होता है। दूसरा नियम है सब्जेक्ट ही सी इट तथा एक वचन संज्ञा के साथ मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में यस या ईएस का प्रयोग होता है। अब इसके आगे कुछ उदाहरण के माध्यम से अफर्मेटिव सेंटेंस के एग्जांपल्स हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस पहला है मैं उपन्यास पढ़ता हूं।
सब्जेक्ट इसमें आई है, तो इसका नियम क्या है? नियम बताया गया पहले ही कि थोड़ा फार्मूले के माध्यम से, जैसे सब्जेक्ट प्लस मेन वर्ब फिर ऑब्जेक्ट, इस तरह से हम अनुवाद करते हैं। तो उपयुक्त वाक्य में सब्जेक्ट मैं है, मैं का अनुवाद क्या होगा? आई। फिर पढ़ता हूं का अनुवाद क्या होगा? रीड। फिर उपन्यास क्या है? ऑब्जेक्ट है, उपन्यास की अंग्रेजी क्या होगी? नॉवेल। तो वाक्य को शुद्ध करने के लिए ग्रामर में आर्टिकल ए एंड द का प्रयोग होता है। तो यहां पर आर्टिकल ए का प्रयोग होगा, आई रीड अ नॉवेल। उपन्यास की अंग्रेजी क्या होगी? नॉवेल। आई रीड अ नॉवेल। दूसरा है हम खेलते हैं। इसमें सब्जेक्ट क्या है? हम का अनुवाद क्या होगा? वी। खेलते हैं का अनुवाद क्या होगा? प्ले। इस प्रकार से तीसरा उदाहरण, वे खेत में काम करते हैं, काम करते हैं। प्रयुक्त वाक्य में सब्जेक्ट क्या है? वे। वह का अनुवाद क्या होगा? दे। तो सब्जेक्ट के तुरंत बाद मेन वर्ब की अंग्रेजी आती है, किसके मीन्स क्या होता है? काम करना, वर्क। दे वर्क। फिर ऑब्जेक्ट क्या है? खेत में, इसका अनुवाद क्या होगा? इन द फील्ड। दे वर्क इन द फील्ड। चौथा उदाहरण ले लें, तुम स्नान करते हो। सब्जेक्ट क्या है? तुम का अनुवाद क्या होगा? यू। किसके नींद स्नान करना? बाथ। पहले प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में बताया जा चुका है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को हम 3 वाक्यों में एक्सप्लेन किए हैं। पहला है अफर्मेटिव सेंटेंस। अफर्मेटिव सेंटेंस का फार्मूला है कि सब्जेक्ट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। एग्जांपल्स है आई रीड अ नॉवेल। इसके पहले नियम बताया जा चुका है कि सब्जेक्ट आई वी यू दे तथा बहुवचन संज्ञा के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। एग्जांपल दिया है आई रीड अ नॉवेल। फिर दूसरा एग्जांपल है वी प्ले। तीसरा एग्जांपल है दे वर्क इन द फील्ड। अफर्मेटिव सेंटेंस में ही दूसरे फार्मूले से देखेंगे कि सब्जेक्ट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस। तो रूल नंबर 2 है कि ही सी इट तथा एक वचन संज्ञा के साथ हमेशा मुख्य क्रिया की पहली अवस्था में यस या ईएस का ही प्रयोग होता है। उसी को हम दूसरे फार्मूले में रखते हैं कि सब्जेक्ट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस यस या ईएस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। एक्सप्लेन किए हैं एग्जांपल के द्वारा। ही रीड्स अ नॉवेल। फिर दूसरा है सी सिंग्स अ सॉन्ग। यहां पर देखेंगे मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में यस या ईएस लग गया है, तो यस का प्रयोग दिया गया है। दूसरा एग्जांपल सी सिंग्स अ सॉन्ग। सिंग में यस लगा हुआ है। फिर तीसरा एग्जांपल है इट रेन्स। पानी बरसता है, तो रेन में यस लग गया है। चौथा एग्जांपल देखेंगे शी गोज होम।
goes home। तो गो में देखेंगे मेन वर्ब गो है, गो में क्या लगा है ईएस। इससे स्पष्ट हो जा रहा है कि मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसआईएस का प्रयोग हुआ है। इसी प्रकार से प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के नेगेटिव सेंटेंस की ओर हम चलते हैं। नेगेटिव सेंटेंस का कैसे बनता है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का नेगेटिव सेंटेंस? फार्मूला लिखा गया सब्जेक्ट प्लस डू नॉट ऑब्जेक्ट डज नॉट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस कंप्लीमेंट। तो पहले हम डू नॉट का प्रयोग करके यहां पर एक्सप्लेन किए हैं। पहला एग्जांपल है आई डू नॉट रीड अ नॉवेल। फिर दूसरा है वी डू नॉट प्ले। फिर तीसरा है दे डू नॉट वर्क इन द फील्ड। पहले इनके अनुसार यह सब्जेक्ट आई वी यू दे तथा बहुवचन संज्ञा के साथ डू नॉट लगता है। पहले उदाहरण से बताया गया है, फिर दूसरे उदाहरण में बताया गया है, फिर तीसरे उदाहरण में बताया गया है। इस प्रकार डज नॉट का प्रयोग कहां होता है? तो नियम में बताया गया है कि सब्जेक्ट ही सी इट तथा एक वचन संज्ञा के साथ डज नॉट का प्रयोग होता है। एग्जांपल है सी डज नॉट रीड अ नॉवेल। फिर दूसरा उदाहरण है इट डज नॉट रेन। फिर तीसरा उदाहरण है he does not read a novel। इस प्रकार से यहाँ फार्मूले में इंगित नहीं किया गया है, लेकिन हम नेवर का प्रयोग भी बता दे रहे हैं आप लोगों को कि आई वी यू दे तथा बहुवचन संज्ञा के साथ नेवर लगाकर मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का ही प्रयोग होता है। जैसे आई नेवर टेल अ लाई। फिर दूसरा है बी नेवर स्पीक द ट्रूथ। फिर नियम नंबर 2 के अनुसार सब्जेक्ट ही सी तथा एक वचन संज्ञा के साथ जब नेवर का प्रयोग होता है तो नेवर के साथ मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एसआईएस का भी प्रयोग हो जाता है। तो ही नेवर रीड्स अ नॉवेल, इसका प्रयोग इस तरीके से होगा। इस प्रकार हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के इंट्रोगेटिव सेंटेंस के पर एक्सप्लेन कर रहे हैं। पहला नियम यह है कि यदि प्रश्नवाचक क्या से शुरू हो तो डू या डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एमबी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, फिर उसके बाद क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। एग्जांपल दिया है डू वी प्ले। डू वी प्ले नियम कहता है सब्जेक्ट आई वी यू दे तथा बहुवचन संज्ञा से पहले जब वाक्य आरंभ में क्या शब्द आवे तो क्या काम बात डू या डज से करते हैं। पहला एग्जांपल है डू वी प्ले। फिर दूसरा एग्जांपल है डज ही रीड। नियम नंबर 2 के अनुसार सब्जेक्ट ही सी इट तथा एक वचन संज्ञा से पहले क्या शब्द के अनुवाद के लिए हम डज का प्रयोग करते हैं। किसका प्रयोग करते हैं? डज का। तो डज ही रीड। इस प्रकार से इंट्रोगेटिव सेंटेंस सेकंड टाइप में यदि प्रश्नवाचक वाक्य यानी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हो तो हम कैसे इसको हल करते हैं? फार्मूला यह है कि क्वेश्चन वर्ड प्लस डू और डज प्लस सब्जेक्ट प्लस एमडी की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट के क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करते हैं। जैसे एग्जांपल दिया है where do you live। where शब्द क्या है? प्रश्नवाचक वाक्य शब्द है। फिर दूसरा सेंटेंस है when does she play। इसमें when शब्द है। फिर तीसरा है why do you eat। इसमें why शब्द क्वेश्चन वर्ड है। आज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के बारे में हमने अध्यापन किया। आज का हमारा टॉपिक यहीं पर समाप्त होता है। बहुत बहुत धन्यवाद। अगले टर्न पर मैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस के विषय में आप लोगों को बताऊंगा। धन्यवाद।